अन्न आहार कल्प। कल्प साधना के प्रथम वर्ष में शुरुआत अमृतासन दलिया कल्प से की गई है, जिसे वाष्प द्वारा पकाया जाता है और 1 माह की अवधि तक बिना स्वाद को अधिक महत्व देते हुए सतत लिया जाता है। सात्विक अन्न की महत्ता अपने स्थान पर है। स्वास्थ्यवर्धक पक्ष पर अधिक विस्तृत चर्चा न भी की जाए, तब भी इस कल्प प्रक्रिया से संभावित शरीरगत मनोगत परिवर्तनों की चर्चा तभिष्ट हो जाती है। एक ही आहार को समग्र मानते हुए शास्त्रों ने उसे ग्रहण करने का विधान बनाया है। सच तो यह है कि शरीर के अपने पाचक रस विभिन्न खाद्यान्नों को अपने उपयुक्त परिवर्धित करते रहते हैं। दुम्बा मेढ़ा अपने शरीर के चर्बी का सर्वाधिक अंश मात्र घास से प्राप्त कर लेता है। शरीर के पाचक रस सत जैसी स्वत्वरहित वस्तु को भी उलट पुलट कर शरीर के लिए उपयुक्त क्षमता वाले रक्त में बदल देते हैं। एक आहार में जो मन संयम जुड़ा है, उसे कल्प का प्रयोजन पूरा हो जाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का घटना, आंतों का सबल होना, कब्ज आंत की आदतजन्य कष्टकारी प्रतिक्रिया से पूर्णतः मुक्ति, विकारों का निवारण तथा भूख का खुलने लगना जैसे फलदायी परिणाम आहार चिकित्सा के गिनाए जा सकते हैं, जिनका शरीरगत स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। मनोबल में वृद्धि, तनाव का शमन तथा आत्मसंतोष ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्हें आहार कल्प करने वाला साधक शीघ्र ही अनुभव करने लगता है। यह तो मात्र मन है जो प्रारंभ में अड़चन डालता है एवं स्वादेंद्रियों के लिए अभ्यस्त आहार को ग्रहण करने के लिए ठेलता रहता है। यह भी एक परीक्षा है। जो साधक अन्न आहार की 1 माह कल्प वाली परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, वे आगे और भी बड़ी तपश्चर्या करने के पात्र बन जाते हैं। मात्र एक ही औषधि दुग्ध अथवा मट्ठे पर रहना तब अधिक अवधि के लिए भी संभव है। इस आहार कल्प को कड़ी कल्प चिकित्सा का प्री मेडिकल टेस्ट माना जा सकता है। गेहूँ, चावल, मूंग के सम्मिश्रण से बनी खिचड़ी अमृतासन, गेहूँ का दलिया, दाल चावल एवं दलिया दाल का सम्मिश्रण अथवा हविष्यान्न, गेहूँ, जौ, तिल में से किसी एक को कल्प साधना हेतु चुना जा सकता है। गेहूँ, मक्का, मूंगफली, बाजरा, चावल, चना इत्यादि से किसी एक खाद्यान्न को कल्प प्रयोग हेतु एकाकी रूप से साधक वाष्प सिद्ध कर अथवा अंकुरित कर लेते रह सकते हैं। प्रत्येक अपने आप में संपूर्ण है। प्रारंभ में मन उचटने पर भी कुछ ही दिनों में यह आहार ऐसा सुस्वादु लगने लगता है कि स्वाद व पोषण दोनों ही प्रयोजन पूरे होते हुए शोधन कल्प की प्रक्रिया चल पड़ती है। ध्यान यही रखना है कि उनमें से किसी को भी क्षुधा तृप्ति की सीमा तक न ग्रहण कर उतना ही दिया जाए जितना निर्धारण प्रारंभ में किया गया। यह ग्राह्य पाचन योग्य मात्रा से कम ही हो ताकि उपवास का प्रयोजन भी पूरा हो तथा कल्प के साथ जुड़ी तत्व दीक्षा भी संपन्न होती चले। शांति कुंज में भी तो दाल, दलिया, अमृतासन, मूंग आदि का क्रम चलता है, लेकिन बाद में भिन्नताएं साधक के प्रकृति के अनुसार बढ़ाई जाती रहेगी। जिस प्रकार कच्चा भोजन स्वाभाविक आहार माना जाता है, उसी प्रकार वाष्प सिद्ध अन्न आहार एक प्रकार का विज्ञान सम्मत पुष्टिवर्धक स्वाभाविक समग्र भोजन कहा जा सकता है। बिना पिसे कच्चा गेहूँ, चावल या कोई अन्य खाद्यान्न तो कोई भी खा नहीं सकता है। प्रकृति आहार और उसकी पाक पद्धति में समन्वय बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि बिना आवश्यक तत्वों में कोई परिवर्तन लाए उन्हें भाप से ही पकाकर स्वाभाविक रूप से ही ग्रहण किया जाए। अनाजों में शक्ति और स्निग्धता, प्राण और लावण्य उनमें विद्यमान जल तत्व के कारण होते हैं। यदि उन्हें सुखाकर समाप्त कर दिया गया तो प्राण विहीन अन्न किस काम का। स्टार्च, विटामिन्स आदि के बारे में भी यही बात लागू होती है। वाष्प प्रक्रिया से इनकी हानि न्यूनतम होती है तथा ये अवशोषण योग्य रूप में एसिमिलेबल बदल जाते हैं। अंकुरित रूप में अथवा भाप से पकाकर लेने पर अच्छी तरह चबाकर रस एंजाइमों से अन्न के प्राण तत्वों का संयोग करा देने पर ही आहार ग्रहण करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है।
किसी भी रूप में पेट में तो भोजन जाना ही चाहिए, मात्र इसी से काम नहीं चलता। स्वास्थ्य सुधार, आमाशय, आत्म संस्थान की क्षमता वृद्धि के अतिरिक्त मनोविकारों के शमन तथा मनोबल वृद्धि हेतु भी ऐसे आहार का कुछ दिन लेते रहना अनिवार्य है। इससे जुड़ा उपवास शोधन तो करना ही है। वाष्प सिद्ध प्रक्रिया द्वारा वस्तुतः हमें पाक विद्या में क्रांति ही लानी है। प्रेशर कुकर, स्टीम कुकर आदि ईंधनों खूब प्रचलित है, पर उनका प्रयोजन जिसके लिए था उस कार्य में उनका उपयोग नहीं हो पा रहा। समय, श्रम, ईंधन की बचत तथा आहार की गुणवत्ता वृद्धि का यह सर्वश्रेष्ठ साधन माना जा सकता है। पूर्णान्न खिचड़ी, 2 अन्न का अमृतासन, सादी खिचड़ी एवं दलिया तो साधारण सा परिवर्तन मात्र ढर्रे में चाहते हैं। उनमें अनाज कार्बोहाइड्रेट, मूंग प्रोटीन, मूंगफली फैट या वसा आदि इत्यादि सभी होता है। क्षार, लवण, विटामिन पानी में घुलनशील जोड़ना हो तो हरी तरकारी भी डाल सकते हैं। पूर्णान्न खिचड़ी में ज्वार, बाजरा या गेहूँ में से कोई एक अनाज, 100 ग्राम अंकुरित मूंग, 30 ग्राम अंकुरित मूंगफली, 10 ग्राम नारियल, लगभग 350 ग्राम भर पानी तथा मात्र 1 चम्मच सेंधा नमक डाला जाता है। थोड़ी सी हल्दी भी डाली जा सकती है। इसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान हैं। सादी खिचड़ी में 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम अंकुरित मूंग, 10 ग्राम अंकुरित मूंगफली, लगभग आधा किलो पानी, नमक 2.5 ग्राम डालते हैं। पाचन क्रिया को फिर से अपने सही रूप में लाने के लिए यह एक सर्वश्रेष्ठ आहार है। दलिया खाना हो तो मोटा दला हुआ अन्न 50 ग्राम, 150 ग्राम पानी, 30 ग्राम गुड़ की राव या शर्करा एवं 5 ग्राम नमक डालकर सुपाच्य सुस्वाद बनाया जा सकता है। इस आहार में पोषण के सभी तत्व विद्यमान हैं। रोटी की अपेक्षा यह अधिक स्वादिष्ट व सुपाच्य है। अमृतासन में समानुपात में दाल व चावल लेकर नाम मात्र का सिंदूर, लवण तथा हल्दी डाली जाती है। अपनी आवश्यकतानुसार मात्रा निर्धारित कर कोई भी व्यक्ति मात्र इतने पर भी रह सकता है। चावल, गेहूं और मोटे अनाज भारत के मुख्य खाद्यान्न हैं। ये कैलोरी प्राप्ति के सस्ते से सस्ते साधन माने जाते हैं। भारत की बहुसंख्य जनता को 70 से 80% कैलोरी इन्हीं से मिलती है, पर इसके बारे में ठीक जानकारी न होने से सामान्यतः इन्हें विकृत रूप से लेकर नष्ट कर दिया जाता है। फलतः ग्रहण करते हुए भी व्यक्ति पोषण का शिकार बना रहता है। कुपोषण खाद्य का अभाव ही नहीं, विकृति भी है। यह अच्छी तरह समझा जाना चाहिए। चावल में खाद्यान्न प्रोटीन अच्छी मात्रा में होते हैं। बिना पॉलिश किया चावल लिया जाए तो उसकी पोषण क्षमता अच्छी होती है। इसमें सामान्यतः 12.6% आर्द्रता, 8.5 ग्राम प्रतिशत प्रोटीन, 0.6 ग्राम प्रतिशत वसा, 77.4 ग्राम प्रतिशत कार्बोज, 0.9% खनिज लवण, 349 कैलोरी प्रति 100 ग्राम होते हैं। प्रति 100 ग्राम में 10 मिलीग्राम विटामिन B1, 4 मिलीग्राम विटामिन B2 तथा 0.12 मिलीग्राम विटामिन B6 होता है। गेहूँ दले हुए में आर्द्रता कुछ कम, प्रोटीन 18.2 ग्राम प्रतिशत, वसा 1.6 ग्राम प्रतिशत, कार्बोज 77 ग्राम प्रतिशत, ऊर्जा 356 कैलोरी प्रति 100 ग्राम तथा कैल्शियम, फास्फोरस व लोहा क्रमशः 37, 394, 5 मिलीग्राम की मात्रा में होते हैं। यह संतुलन की दृष्टि से श्रेष्ठ अनुपात है। ज्वार, बाजरा, जौ, कुट्टू, कंगनी, मकई, जई, रागी, मुरमुरा, सावा, कुटकी आदि मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें न्यूनाधिक रूप से उपयुक्त सम्मिश्रण संतुलित अनुपात में होता है। दालों में चना, उड़द, लोबिया, मूंग, कुल्थी, मसूर, मोठ, मटर, राजमा, अरहर एवं सोयाबीन की गिनती होती है। इनमें भी चना, वसा 5.3 ग्राम प्रतिशत, प्रोटीन 17.1 ग्राम प्रतिशत तथा कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा क्रमशः 202
312 10.2 मिलीग्राम प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न माना जाता है। मूंग में प्रोटीन का अनुपात 24 ग्राम प्रतिशत व वसा का 1.3 ग्राम प्रतिशत है, लेकिन खनिज लवणों तथा विटामिन बी की दृष्टि से यह भी अपने आप में समग्र है। कैल्शियम 124, फास्फोरस 326, लोहा 7.3, इनमें स्वाभाविक रेशे भी 4.1 ग्राम प्रतिशत की मात्रा में होते हैं, जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। सभी खाद्यान्नों का विवरण देना तो संभव नहीं, पर जहाँ जैसा भी उपलब्ध हो उसी को स्वाभाविक रूप से लिया जा सके तो समग्र पोषण आहार अपने आप में ये खाद्यान्न भी बन सकते हैं। इस तथ्य का प्रतिपादन किया जा रहा है। अंकुरित अन्न वाष्प सिद्ध होकर उन सभी उपादानों को जो शरीर के निर्माण हेतु आवश्यक है समुचित मात्रा में पहुंचाते हैं। वह अपने सूक्ष्मतम रूप में अवशोषित होकर शोधन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इस तथ्य भर को समझ लिया जाए तो खाद्य संबंधी अधिकांश समस्याएं हल हो सकती हैं। जहाँ कुपोषण खाद्य में पोषक तत्वों का अभाव एक समस्या है, वहाँ उनके विकृति से शरीर को होने वाली हानि अपने आप में विडंबना है, जिससे बहुसंख्यक लोग पीड़ित देखे जाते हैं। साधना के क्षेत्र में उतरने के पूर्व खाद्य की शक्ति सामर्थ्य का उद्भव व उससे अपने जीवनी शक्ति में वृद्धि करने की विद्या समझना प्रत्येक के लिए विशिष्ट है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने